हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक एंड आई अगेन वेलकम यू ऑल। मैं आप सबका वापस से फिर से स्वागत करता हूँ हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इनसाइट्स ऑन फिजिक्स। ये है हमारा वीडियो नंबर 3 ऑफ यूनिट्स, डायमेंशंस एंड मेजरमेंट्स। एंड इसमें हम देखने वाले हैं व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस का बचा हुआ तीसरा एप्लीकेशन, दैट इज थर्ड एप्लीकेशन, टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। कि जो फिजिकल क्वांटिटीज है, अननोन फिजिकल क्वांटिटीज है, उनके बीच में क्या रिलेशन है, कौन किसके स्क्वायर रूट में प्रोपोर्शनल है, कौन किसको इन्वर्स प्रोपोर्शनल है, अगर डायरेक्ट है, इन्वर्स है, कैसा है, क्या है। तो बहुत मजा आने वाला है। यहाँ पे हम नए फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में जो रिलेशन एस्टेब्लिश्ड है वो यहाँ पे एक मेथड है उस तरह से करने वाले हैं। अगर आपने पिछला वीडियो हमारा नहीं देखा होगा तो उसमें हमने पहले 2 एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस लिए हैं। आप पहले वो देखिए और बाद में इस थर्ड डायमेंशनल एनालिसिस की ओर आइए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मच ऑफ योर टाइम, जल्दी से अपने नोट्स और कॉपी निकाल दीजिए। वीडियो अगर फास्ट हो रहा है तो 0.75 पे कर लीजिए, स्लो हो रहा है तो 1.25 पे कर लीजिए और जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो। सो थर्ड जो एप्लीकेशन हमारा यहाँ पे है, दैट इज टू डेराइव द रिलेशन बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में अगर रिलेशन हमें यहाँ पे डिराइव करना है तभी भी हम डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए एकदम बेसिक से करते हैं, है ना। कि जैसे मान लीजिए कि एक बहुत पीछे, एकदम बहुत पुराने दिन में चले जाओ, 1700 मतलब 17th-18th सेंचुरी में चले जाइए, तब तो हमें बहुत सारे फॉर्मूले शायद से नहीं ही पता थे, है ना। लेकिन हमें ये पता था कि भाई जो फोर्स होता है ना, फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था रिलेशन बिटवीन फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, तो वो क्या था, F इज था हमारा mv²/r, है ना। तो इसका डायरेक्ट अर्थ क्या होता है बेटा, कि सर्कुलर मोशन में जो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ना, सर्कुलर मोशन में ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, रेडियस ऑफ इस पे, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। तो क्या हुआ था, अभी ये थोड़ी हमको पता है कि भाई फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, की मास पे डायरेक्टली डिपेंड करता है raised to power 1, वेलोसिटी पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, लेकिन वेलोसिटी के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, सिर्फ वेलोसिटी पे नहीं, और रेडियस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है। हमको ये नहीं पता था, हमको सिर्फ क्या पता था कि फोर्स इज डिपेंड अपॉन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस, लेकिन कैसे डिपेंड करता है ये हमको पता नहीं था। तो फिर ऐसे वक्त क्या डिपेंडेंसी है कोई एक फिजिकल क्वांटिटी की अन्य फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर, ये निकालने के लिए हमने डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल किया है। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा टू डेराइव द रिलेशन बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज। अब जैसे देखिए, मैं यहाँ पे ऐसा सोचता हूँ कि जैसे मैं थोड़ा साइंटिस्ट हूँ, है ना, मतलब जैसे मान लो हम सब लोग साइंटिस्ट हैं, सोच रहे कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, शायद मास पे डिपेंड करता होगा, शायद वेलोसिटी पे डिपेंड करता होगा, रेडियस पे। अभी मुझे पता चल गया कि mv और r पे ये डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि मास सेंट्रीपिटल फोर्स जो है फिजिकल क्वांटिटी, दीज आर फंक्शंस ऑफ मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। कुछ भी करके मास, वेलोसिटी और रेडियस, ये 3 इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर फोर्स या डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी मेरी डिपेंड करने वाली है। तो यहाँ पे मेरा F क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा मेरा डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी, डिपेंडेंट, क्योंकि F डिपेंड कर रहा है तो ये हो जाएगा मेरा डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। मैं पूरा फॉर्म नहीं लिखता हूँ, शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ। और ये तीनों हो जाएंगे बेटा मेरे, क्या हो जाएंगे, ये तीनों हो जाएंगे मेरे यहाँ पे इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। तो मुझे ये तो पता चल गया सर कि ये जो F है ये किसका फंक्शन है, mv और r का है, लेकिन कैसा है ये नहीं पता सर, वही तो निकालना है। तो उसका एक मेथड है, क्या है, मेथड। तो देखो बेटा, मेथड 1, स्टेप 1, एक स्टेप अपन आराम से करेंगे। स्टेप 1, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिख लेंगे कि जो हमारा फोर्स है ना, डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी, वो लिख लेंगे अपन फोर्स। और यहाँ पे हम लिखेंगे इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे कौन सा है बेटा, यहाँ पे मास है, और क्या है यहाँ पे वेलोसिटी है, और क्या है इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी रेडियस है, ठीक है। अब इनके रेस्ट टू पावर हमको नहीं पता कि स्क्वायर है क्या है, तो पता नहीं, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे बेटा A, B और सी, खत्म। क्या किया हमने स्टेप 1 में कि डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी को इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी रेज टू पावर एक्सपोनेंट्स ABC कुछ तो यहाँ पे लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, इनके डायमेंशंस लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम, इनके डायमेंशंस। तो देखो इनके डायमेंशंस कैसे लिखेंगे,
फोर्स का डायमेंशन हम सबको पता है, अभी यहाँ तक हमारे डायमेंशंस लर्न हो जाने चाहिए। L1 M1 T क्या लिखेंगे बेटा -2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखेंगे अपन मास का डायमेंशन क्या है बेटा L0 M1 T0, तो इतना नहीं लिखते बैठेंगे अपन, सीधा सीधा लिख देंगे m⁻⁴ वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है सर L1 T-1 है ना, L1 T-1 रेज़ टू पावर क्या लिखेंगे b, और r मतलब क्या है सर रेडियस, तो इसका डायमेंशन क्या है सर L⁻⁴ m0 T0, तो वो लिखेंगे नहीं, लिख लिया सेकंड इसमें डायमेंशन। अभी हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस LMT के फॉर्म में लाएंगे। जैसे यहाँ पे LMT तो है लेकिन यहाँ पे LMT नहीं है, तो पहले इसको LMT ला लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा L⁻⁴ m⁻⁴ T⁻⁻², तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए पहले L वाले पकड़ो, तो L⁻⁴ क्या है यहाँ पे 1 और 1⁻⁴ क्या है b, तो A⁻m⁻m मतलब A⁻mn मतलब 1 × b दैट इज b, तो यहाँ पे हम लिखेंगे L⁻⁴ क्या लिखेंगे b, और क्या है बेटा L⁻⁴ 1⁻c मतलब L⁻c, तो L⁻b इंटू L⁻c, तो L⁻b प्लस c, लॉज ऑफ इंडस्ट्रीज आनी चाहिए सर। L हो गया, बाद में लिख लेते m⁻⁴ क्या है 1⁻a, तो बस m⁻⁴ T⁻ क्या है -b और कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे लिख देंगे -b, खत्म हो गया LMT के फॉर्म में। अब अगर LHS RHS सेम है, LMT तो उनके एक्सपोनेंट्स भी सेम ही होंगे बेटा, तो नेक्स्ट स्टेप हम लिखेंगे यहाँ पे, फोर्थ स्टेप यहाँ पे हम लिख देंगे बेटा इक्वेटिंग एक्सपोनेंट्स, क्या लिख देते यहाँ पे फोर्थ स्टेप इक्वेटिंग एक्सपोनेंट्स को क्या कर देते हैं यहाँ पे इक्वेट, तो क्या लिखेंगे देखिए यहाँ पे L का यहाँ पे पावर क्या है 1 और यहाँ पे क्या है बेटा b प्लस सी, तो यहाँ पे लिख देंगे कि b प्लस सी इज इक्वल्स टू 1, m का पावर 1 m का पावर a, तो a की वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे 1, t का पावर -2 और t का पावर -b, तो लिख देंगे -b इज नथिंग बट -2, हो गया। तो a की वैल्यू 1 हमको मिल गई, a की वैल्यू 1 मिल गई, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे a की वैल्यू 1, b की वैल्यू क्या मिलेंगी हमें, देखो b की वैल्यू मिलेंगी 2, माइनस माइनस कैंसिल, c की वैल्यू क्या मिलेंगी सर 1 - b, c की वैल्यू हम यहाँ से क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, c की वैल्यू है 1 - b, लेकिन b क्या है सर 2, तो 1 - 2, c क्या हो जाएगा, c हो जाएगा 1 - 2, तो c हो जाएगा सर -1, तो लिख देते हैं यहाँ पे c इज इक्वल टू -1, खत्म हो गया बेटा, a b c मिल गया, हो गया। इनिशियल स्टेप में हमने क्या लिखा था, f इज m⁻⁴ v⁻⁴b r⁻⁴c, वापस वही लिख दो लास्ट स्टेप में, क्या लिखेंगे देखिए लास्ट स्टेप पे हम यहाँ पे लिखेंगे क्या कि फोर्स इज m⁻⁴a, क्या है a की वैल्यू 1, तो m⁻⁴1, v⁻⁴b क्या है बेटा b 2, c⁻⁴c क्या है सॉरी mv r ना r⁻⁴c क्या है c -1, मतलब भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फोर्स इज mv² बाय क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे r, सो दिस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ फोर्स mv² बाय r, mv² बाय r, खत्म। तो इस तरह से हम अननोन फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में, कि पता नहीं हमको कि इसके बीच में रिलेशन कैसा है, ये हम रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। चलिए और एक एग्जांपल यहाँ पे हम देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा और यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाए, एक नहीं और एक दो देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन निकालते जानबूझकर, ठीक है। फिजिकल यहाँ पे QUANT कर देता हूँ, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, ताकि हम यहाँ पे पार्टीशन लाइन बना सकें, ठीक है। अब बताओ क्या है बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे लिख देंगे 2। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है बेटा हाफ mv², हमको ये पता है, लेकिन पहले थोड़ी पता था, तो डेराइव करना पड़ा होगा ना उनको। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ बेटा कि काइनेटिक एनर्जी मतलब के इज फंक्शन ऑफ क्या बेटा मास और वेलोसिटी, सर हाफ नहीं लिखा रहे, हाफ तो न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, हमको किसके बीच में रिलेशन निकालना है, फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशंस क्या है सर, वो तो आपने पढ़ा है नहीं, अरे एनर्जी है ना बेटा, एनर्जी मतलब भी वर्क, एक प्रकार से वर्क एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट, सो जो वर्क का है वही किसका है, एनर्जी का है, सिंपल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, और वैसे भी हम निकाल भी सकते हैं, देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है हाफ mv², तो हाफ का तो कोई है नहीं यूनिट, मास का क्या है बेटा kg, वेलोसिटी का क्या है मीटर पर सेकेंड, लेकिन उसका स्क्वायर है तो लिखेंगे मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, तो kg मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है जूल,
क्या होता है जूल, L2m1t-2, L2m1t-2, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, mgh, इन सब का डायमेंशन क्या है बेटा, सेम ही है, दैट इज L2m1t-2। तो पहला स्टेप क्या लिखेंगे, पहले स्टेप में स्टेप नंबर ए क्या लिखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी इज मास रेस टू पावर कुछ तो होगा ए और वेलोसिटी रेस टू पावर कुछ तो होगा बी, जो निकालना है ए और बी। सेकेंड स्टेप में क्या लिखेंगे बेटा, डायमेंशंस, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन, अभी निकाला था हमने L2m1t-2, बाद में यहाँ पे क्या लिख देंगे, इज इक्वल टू साइन वैसे के वैसा। यहाँ पे मास मतलब क्या बेटा, बस m रेस टू पावर क्या लिखेंगे a, और यहाँ पे वेलोसिटी मतलब क्या, L1t-1 रेस टू पावर b। डायमेंशंस याद होने ही चाहिए। सी क्या कर देंगे बेटा, LHS को वैसे रखते L2m1t-2, RHS में देखो LMT के फॉर्म में लिखो L रेस टू पावर 1 रेस टू पावर b, मतलब बेसिकली L रेस टू पावर b, m रेस टू पावर क्या है बेटा यहाँ पे a, और t रेस टू पावर क्या है बेटा यहाँ पे -b। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे बेटा, इक्वेटिंग एक्सपोनेंट्स, क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग एक्सपोनेंट्स एंड सॉल्विंग, इक्वेटिंग एक्सपोनेंट्स एंड सॉल्विंग। तो कैसे इक्वेट करेंगे एक्सपोनेंट, देखो L का क्या है यहाँ पे b, यहाँ पे क्या है 2, तो 2 इज इक्वल टू लिख देंगे b। 1 m का क्या है 1 और उधर क्या है बेटा a, यहाँ पे क्या है बेटा -2 और उधर क्या है b। तो देखो a की वैल्यू क्या हो जाएंगी, यहाँ से a की वैल्यू यहाँ से हो जाएंगी 1, वो तो ऐसे समझ में आ रहा है, और b की वैल्यू क्या हो जाएंगी 2, इसलिए तो -b -2 हो गया। लास्टली क्या लिख देंगे बेटा, E काइनेटिक एनर्जी इज m रेस टू पावर a क्या है a 1 और वेलोसिटी रेस टू पावर b क्या है बेटा 2, तो ये हो जाएगा mv²। अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा, क्या हाफ तो नहीं आया सर। अब अगर आप काइनेटिक एनर्जी बोल रहे हो सर मास 1 है और वेलोसिटी अगर 1 है तो 1 × 1 1 × हाफ 0.5, फॉर्मूला में गलत हो जाएंगे ना सर आंसर। तो बेटा ये डायमेंशनल एनालिसिस के जो मैंने कहा था ना आपको कि 5 लिमिटेशन है, उसमें का एक लिमिटेशन ये भी है कि जो काइनेमेटिक जो डायमेंशनल एनालिसिस है ये हमें सिर्फ और सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच का रिलेशन देता है। जो न्यूमेरिकल यहाँ पे वैल्यूज़ है वो हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, डिराइव नहीं कर सकते। दिस इज़ वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, और यही बताने के लिए मैंने जानबूझकर हाफ mv² ये फॉर्मूला यहाँ पे लिया है। ठीक है, चलिए ऐसा ही और एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले लेंगे, कौन सा, अभी एग्जांपल ले लेते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी का। किसका एग्जांपल ले लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का। चलो यहाँ पे हमारे पास स्पेस है तो हमको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो पता ही है सर mgh, लेकिन निकालेंगे सर, है ना, वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, चलो यही तो, ऐसे तो इंटरेस्ट चाहिए भाई, सीखने की इच्छा। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 प्रैक्टिस कर करके ही परफेक्ट बनता है। ठीक है, क्या है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी यू से डिफाइन करेंगे अपन, क्या फॉर्मूला है mgh। तो पहले के लोगों को पता नहीं था तो लिखेंगे f इज फंक्शन ऑफ mgh, m,g,h। अभी क्या करेंगे अपन, देखो जैसे हमको पता है यहाँ पे m रेस टू पावर a, g रेस टू पावर b, h रेस टू पावर c, 1 1 1 ही आना है। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। तो पहला स्टेप क्या है बेटा हमारा, पहला स्टेप ये है कि जो फिजिकल क्वांटिटी है u, इसको आप लिख लो सबसे पहले, क्या, जो जिस पे डिपेंड है, m पे डिपेंड है, g पे डिपेंड है और h पे डिपेंड है। अब इस पे क्या रेस टू पावर डिपेंड है वो पता नहीं, इसलिए लिखेंगे m रेस टू पावर a, g रेस टू पावर b और h रेस टू पावर c। सेकेंड स्टेप क्या है कि सबके क्या लिख दो आप, डायमेंशंस। सो व्हाट इज डायमेंशन ऑफ u, दैट इज L2m1t-2 इज इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे यहाँ पे, मास बेटा m रेस टू पावर a, g क्या लिखेंगे L1t-2 रेस टू पावर b, और h क्या है बेटा, हाइट मतलब लेंथ, रेस टू पावर लिखेंगे c। खत्म। नेक्स्ट क्या करना है हमको, L2m1t-2 करना है, और क्या करेंगे, इक्वल्स टू, अब लेंथ मास और टाइम के फॉर्म में RHS में भी ला लेते हैं, तो ये हो जाएगा L रेस टू पावर b और L रेस टू पावर c, मतलब लिखेंगे बेटा L रेस टू पावर b प्लस c, L रेस टू पावर b, L रेस टू पावर c मतलब L रेस टू पावर b प्लस c। m रेस टू पावर क्या लिखेंगे बेटा, देखो क्या है, सिर्फ a, और t रेस टू पावर क्या लिखेंगे, देखो -2b, क्या लिखेंगे, -2b। खत्म, -2b। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बेटा, इक्वेटिंग एक्सपोनेंट्स, इक्वेटिंग एक्सपोनेंट्स। तो कैसे इक्वेट करेंगे एक्सपोनेंट्स को, इक्वेटिंग एक्सपोनेंट्स। तो देखो L की वैल्यू क्या है, रेस टू पावर 2, तो b प्लस c की वैल्यू क्या हो जाएंगी, यहाँ पे b प्लस c की वैल्यू हो जाएंगी 2।
नेक्स्ट देखो m रेस टू पावर 1, m रेस टू पावर a, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1। m t रेस टू पावर -2 और t रेस टू पावर -2b, तो -2b की वैल्यू हो जाएंगी बेटा -2, है ना। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, देखो a की वैल्यू हमको मिल गई 1, b की वैल्यू हमको मिल गई 1, है ना, -2 माइनस कैंसिल, 2 कैंसिल, b की वैल्यू 1। c की वैल्यू क्या मिलेंगी सर, c मिलेगी 2 b, लेकिन b क्या है सर 1, तो c हो जाएगा 2 - 1 दैट इज 1, खत्म, a b c 1। अब लिख दो u इज m रेस टू पावर a, g रेस टू पावर b, h रेस टू पावर c, मतलब u है m रेस टू पावर 1, g रेस टू पावर b मतलब 1 और h रेस टू पावर c मतलब 1, तो u हो जाएगा हमारा mgh। सिंपल। तो इस तरह से हम डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करके कई अन्य फिजिकल क्वांटिटीज जिनके बीच में हमको रिलेशंस नहीं पता है उनके बीच में रिलेशंस डिराइव कर सकते हैं। आई होप आपको डायमेंशनल एनालिसिस का ये तीसरा जो एप्लीकेशन है वो भी यहां पे समझा होगा। ऑलराइट, चलिए और एक एग्जांपल देख लेते हैं हम इसके ऊपर, फाइनल वाला एग्जांपल, और फिर हम कंक्लूड करेंगे फॉर लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हमारा। जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर लिया था, जो सिंपल पेंडुलम होता है, कौन सा बेटा, सिंपल पेंडुलम, उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था, देखो 2 पाई √L/g, है ना, यही फॉर्मूला लिखा था मैंने, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। मोशन भी मैंने करके बताया था, ठीक है। अब यहाँ पे हमको ये वेरिफिकेशन करना है कि ये T, L और G के साथ कैसे रिलेटेड है, तो हम यहाँ पे वापस डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करेंगे। देखिए कैसे, कि जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ T इज फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन है बेटा, लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा कि हम जो गिवन डिपेंडेंट वेरिएबल है T, उसको हम इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज रेस टू पावर एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में लिख ले, तो ये क्या हो जाएगा, L रेस टू पावर A, G रेस टू पावर B, है ना, T को लिख दिया। सेकेंड क्या है हमारे, कि इसके डायमेंशन हम लिख दिए। अब टाइम का डायमेंशन तो T ही रहेगा, मोर स्पेसिफिकली आप लिख सकते हो L0, M0, T1। और लेंथ का डायमेंशन क्या रहेगा बेटा, लेंथ का डायमेंशन रहेगा L, M0, T0 रेस टू पावर A, और G मतलब क्या बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन है क्या सर, है तो एक प्रकार का एक्सेलरेशन ही, तो यहाँ पे लिखेंगे L1 T-2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना इसका, T-2, खत्म। अभी देखो एक्सपोनेंट्स जमा कर लेते हैं अपन, जैसे यहाँ पे है L0, M0, T1, है ना, वैसे ही इधर क्या रहेगा, देखिए L रेस टू पावर क्या रहेगा, देखो L रेस टू पावर A और L रेस टू पावर B, तो लिखेंगे L रेस टू पावर A प्लस B, M रेस टू पावर 0 और T रेस टू पावर -2B, खत्म हो गया। इसके नीचे आप सॉल्व भी कर सकते हैं, इसको अभी नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे इक्वेटिंग एक्सपोनेंट्स। क्या लिखेंगे यहाँ पे, इक्वेटिंग एक्सपोनेंट्स। तो चलिए एक्सपोनेंट्स को इक्वेट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे लेंथ रेस टू पावर क्या है 0 और L रेस टू पावर क्या है A प्लस B, तो लिखेंगे 0 = A प्लस B। m रेस टू पावर 0 और इधर m रेस टू पावर क्या है 0, तो 0 = 0 लिखने की जरूरत नहीं थी। t रेस टू पावर क्या है यहाँ पे 1 और उधर क्या है -2b। अब देखिए यहाँ से हम b का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा बेटा, b का वैल्यू देखिए, b का वैल्यू हो जाएगा -1/2, b का वैल्यू -1/2। अब चलिए a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा -b, तो a का वैल्यू -1/2, तो a का वैल्यू हो जाएगा सर 1/2, a का वैल्यू क्या हो गया 1/2। चलिए पुट कर लेते हैं, तो नेक्स्ट इसमें हम पुट करेंगे, तो लिखेंगे t इज क्या बेटा, L रेस टू पावर A क्या है हमारा 1/2 और G रेस टू पावर क्या है B, दैट इज -1/2। मतलब ही मैं इसको ऐसा भी लिख सकता था L रेस टू पावर 1/2, G रेस टू पावर 1/2, मतलब ही मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ √L/G सर। तो यहाँ पे हमको टाइम पीरियड मिल गया √L/G। अब देखो वापस से गौर करो, यहाँ पे हमको ये जो 2 पाई है, ये 2 पाई ये मिला नहीं, तो वापस यही तो लिमिटेशन है किसका, डायमेंशनल एनालिसिस का। यही तो एक लिमिटेशन है कि भाई साहब जो न्यूमेरिकल कांस्टेंट होता है, कौन सा कांस्टेंट, न्यूमेरिकल कांस्टेंट, वो हमें डायमेंशनल एनालिसिस में मिलता नहीं है। दैट्स इट, समझ पा रहे हो। सो न्यूमेरिकल कांस्टेंट कैन नॉट बी फाइंड आउट बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। तो हमने ये हमारा आई गेस एग्जाम्पल नंबर था 4, एग्जाम्पल नंबर कौन सा था हमारा, ये 4। तो हमने यहाँ पे 4 एग्जाम्पल्स
एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस का थर्ड एप्लीकेशन दैट इज टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन अननोन फिजिकल क्वांटिटीज या फिर कॉन्स्टेंट्स, उसके ऊपर हमने ये 4 एग्जांपल्स यहाँ पे लिए हैं। आई होप ये वीडियो समझने में आपको थोड़ी आसानी गई होंगी। अगले इसमें हम देखेंगे व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तब तक स्टे ट्यून, पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए। बाय।